हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो डिस्कशन चल रहा है वो क्लास 12 का जो फर्स्ट बुक है हमारा कंटेम्प्रोरी ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसका हम चैप्टर फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है हमारा द कोल्ड वॉर एरा। आज हमारा लेक्चर 6 है और आज हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा और कल हम चैप्टर सेकंड डिस्कस करेंगे, द एंड ऑफ बायोपोलरिटी। आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? आवर फॉरेन पॉलिसी एडवांस आवर इंटरेस्ट, यानी कि जो हमारी विदेश नीति थी 1945 से लेकर के 1991 तक, किस तरीके से हमारी विदेश नीति हमारे हित को बढ़ाया था। दूसरा, हम क्रिटिसिज्म देखेंगे जो नॉन अलायंस मूवमेंट का था, यानी कि क्लास 12 की जो एनसीईआरटी बुक है उसमें दो बेसिस पे क्या है, नॉन अलायंस मूवमेंट का क्रिटिसाइज किया गया था, उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम ये डिस्कस करेंगे क्या इंपॉर्टेंस थी नॉन अलायंस मूवमेंट के बारे में और इसके कंट्रीब्यूशंस क्या था कोल्ड वॉर को, जो कोल्ड वॉर की जो टेंशंस थी उसको कम करने में। फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से जो रिलीवेंस था ऑफ कोल्ड वॉर मूवमेंट, यानी कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो प्रासंगिकता है, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। जो हमारा लास्ट मीटिंग हुआ था नॉन अलायंस मूवमेंट का 2012 में, उसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके ड्रॉबैक एंड क्रिटिसिज्म ऑफ द नॉन अलायंस मूवमेंट, यानी कि उसकी क्या कमियां थी और उसके आलोचक को हम आगे डिस्कस करेंगे। और आज हमारा चैप्टर फर्स्ट वो कंप्लीट हो जाएगा। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। क्लास 6 से लेकर के क्लास 11 की फर्स्ट एंड सेकेंड बुक ये दोनों कंप्लीट की जा चुकी है और इनकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दूसरा चीज, जो हमारी ये वीडियो सीरीज का जो पैटर्न है वो किस तरीके से चल रहा है वो बता देता हूं मैं। अभी हमारा 12th क्लास का एनसीईआरटी की फर्स्ट बुक चल रही है। जब हमारा फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगा तो इसी के पैरेलल में हमने एक स्टैंडर्ड बुक पॉलिटी के रखा है डिस्कशंस में, वो रखा है एम लक्ष्मीकांत का, जिसमें से हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया, जिसमें टोटल 12 पार्ट है, उसमें से हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है, जो कि चैप्टर फर्स्ट से लेकर के 16 तक है और विद एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ डिस्कस किया है प्रीलिम्स बेस के लिए, तो आप उसे भी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और इन दोनों पार्ट का आपको 2 टेस्ट भी मिल जाएगा प्लेलिस्ट पे, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो हमारा जो वीडियो पैटर्न चल रहा है, पहले हम एनसीईआरटी की एक पार्ट को कंप्लीट करते हैं, एक बुक को फर्स्ट बुक कंप्लीट करने के बाद हम स्टैंडर्ड बुक का फर्स्ट एक एक पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरीके से हमारे दोनों बुक पैरेलल साथ में चल रहे हैं। जैसे ही हमारा 12th क्लास की फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें कि आज फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 8 चैप्टर पेंडिंग बचेंगे, उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। जब हमारा फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद हम एम लक्ष्मीकांत का पार्ट थर्ड डिस्कस करेंगे। और हर संडे संडे को हम क्या करते हैं, यूपीएससी के जो 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जो कि डिवाइडेड है यूनिट वाइज, जो कि कितने यूनिट में डिवाइडेड है, 5 यूनिट में। फर्स्ट जो यूनिट है हमारा, यूनिट जो फर्स्ट है वो हमारा क्या है, हिस्ट्री से रिलेटेड है, इससे हिस्ट्री से, जिसमें हमने एशियंट, मिडिवल, मॉडर्न इन तीनों को कंप्लीट कर लिया। अभी हमारा चल रहा है इंडियन नेशनल, जिसमें लास्ट वीक संडे हमने 1998 से लेकर के 1997 से लेकर के 1998 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। इस संडे हम यानी कि कल 1999 से लेकर के 2000 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो यूपीएससी ने डायरेक्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट से पूछा है। यानी कि ये समझिए 27 ईयर में यूपीएससी ने सिर्फ एशियंट हिस्ट्री से कितने क्वेश्चंस पूछे, तो 121 क्वेश्चंस पूछे हैं। मिडिवल की बात करते हैं तो मिडिवल हिस्ट्री से पूछा है 108, और मॉडर्न हिस्ट्री से बात करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा है 137, और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछा वो पूछा है इंडियन नेशनल मूवमेंट से, कितना, तो टोटल 190 क्वेश्चंस। तो इसीलिए सिर्फ प्रीलिम्स की प्रैक्टिस के लिए जो यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर ओल्ड क्वेश्चंस पेपर है उसको हमने संडे संडे डिस्कशंस के लिए रखा है। तो इस पैटर्न से हमारा भी वीडियो सीरीज चल रहा है।
आज हमारा फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर 6 है और आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट लेक्चर में जो हमने वीडियो डिस्कस किया था, फर्स्ट लेक्चर में वो हमने डिस्कस किया था क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के बारे में। सेकेंड लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, कोल्ड वॉर क्या है उसके बारे में समझा था। और कोल्ड वॉर के ड्यूरेशंस में जो दो पावर ब्लॉक्स इमर्ज होकर के आए थे, जिसमें आपका क्या था, एक तो नाटो था और दूसरा आपका वार्सा पैक्ट था। वार्सा पैक्ट जो कि नाटो को अगेंस्ट में यूएसएसआर के द्वारा बनाया गया था। फिर इसी में हमने सीटो और सेंटो के बारे में भी डिस्कस किया था। सीटो का मतलब सेंट्रल ईस्ट नॉर्दर्न, यानी कि सीटो का जो फॉर्मूला था क्या था, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और सेंटो का क्या फॉर्मूला था, साउथ ईस्टर्न ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज हमने लेक्चर सेकंड में ही डिस्कस किया था। लेक्चर थर्ड में हमने क्या डिस्कस किया था, लेक्चर थर्ड में हमने ये डिस्कस किया था कि वो कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से कोल्ड वॉर के कारण जो थे उसको हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने 3 पॉइंट पे डिस्कस किया था, पावर ऑफ स्ट्रगल, बैटल ऑफ आइडियोलॉजी, और दूसरा था बेनिफिट ऑफ मिलिट्री अलायंसेस एंड विथ स्मॉलर कंट्री। फिर हमने थर्ड लेक्चर में डिस्कस किया था उन कारणों से जिसकी वजह से शीत युद्ध और ज्यादा गहरा हो गया था, यानी कि किन कारणों से शीत युद्ध और ज्यादा बढ़ गया था, ऐसी कौन सी घटनाएं घटी थी 1945 से लेकर के 1991 तक कि जिससे शीत युद्ध, कोल्ड वॉर जो था वो हमारा और ज्यादा बढ़ गया था, जिसमें हमने 7 ऐसे इवेंट्स थे, ऐसी घटनाएं थी इन 1945 से लेकर के 1991 तक, जिससे कि कोल्ड वॉर की जो था कोल्ड वॉर और बढ़ता चला गया। जिसमें हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया था ट्रूमैन डॉक्ट्रिन के बारे में और मार्शल प्लान के बारे में। फिर हमने इस्टेब्लिश ऑफ कॉमकॉन, जो कि डॉक्ट्रिन यानी कि ट्रूमैन डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट में ही सोवियत यूनियन के द्वारा किया गया था, इसको इस्टेब्लिश किया गया था। फिर हमने बर्लिन की नाकेबंदी पे डिस्कस किया था, कोरियन वॉर के बारे में डिस्कस किया था। फिर अपोजिशन ऑफ चाइना जो मेंबरशिप था, जिसके वजह से चाइना 1971 में यूएनओ का मेंबर बना, उसको भी हमने डिस्कस किया था। क्यों? क्योंकि चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट होने की वजह से क्या है, यूएसए के द्वारा इसकी मेंबर, चाइना की जो सदस्यता थी यूएनओ में, तो उसका क्या किया गया था, अपोज किया गया था, जिसकी वजह से चाइना यूएनओ का मेंबर शुरुआत में नहीं बन पाया था। यानी कि जब 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई तो उस टाइम चाइना इसका मेंबर नहीं था। वो कब बना, तो 1971 में। फिर हमने क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के बारे में भी डिस्कस किया था, ये हमने ऑलरेडी लेक्चर 1 में डिस्कस कर लिया था, इसलिए हमने ज्यादा ब्रीफली इसको लेक्चर 3 में डिस्कस नहीं किया था। फिर हमने वियतनाम वॉर के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने उन कारणों पे डिस्कस किया था लेक्चर 3 में कि जिससे कोल्ड वॉर में क्या आई थी, स्थिरता, यानी कि रिलेक्शंस आए थे। तो कौन कौन से पॉइंट हमने डिस्कस किया था, वो 4 पॉइंट हमने डिस्कस किया था। पहला था हमारा न्यूक्लियर वेपन कंट्रोल, दूसरा था पॉलिसी ऑफ रिलेक्शंस, जो आइडियोलॉजी स्ट्रगल्स के बेस पे था। क्यों? क्योंकि यूएसए किसके अगेंस्ट, किसके आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में था, सोवियत यूनियन के जो आइडियोलॉजी, यानी कि वो कम्युनिस्ट सिस्टम के अगेंस्ट में था। और कम्युनिस्ट सिस्टम किसके, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में था। दोनों की पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ये सारे जो सिस्टम्स थे वो अलग अलग थे, और दोनों एक दूसरे के, जो दोनों की जो आइडियोलॉजी थी उनमें क्या थे, स्ट्रगल थे। जब दोनों ने इस स्ट्रगल को कम किया, यानी कि जो दोनों आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल उसको कम किया, तो जिसकी वजह से कोल्ड वॉर में भी जो रिलेक्शंस है वो आते गए। तो इस पॉइंट को भी हमने लेक्चर थर्ड में ही डिस्कस किया था। फिर हमने नॉन अलाइंड मूवमेंट की बारे में कि किस तरीके से रोल प्ले किया था नॉन अलाइंड, यानी कि आपका जो नाम है नॉन अलाइंड मूवमेंट कंट्री कोल्ड वॉर के टाइम पे, उस पर हमने डिस्कस किया था। और इकोनॉमिक रीजंस के बारे में भी डिस्कस किया था। लेक्चर 4 में हमने क्या डिस्कस किया था, तो लेक्चर जो हमारा 4 था उसमें हमने डिस्कस किया था चैलेंजिंग बायोपोलैरिटी, जिसमें हमने बायोपोलैरिटी का मतलब समझा था, नॉन अलायंस मूवमेंट की क्या इंपॉर्टेंट रोल रही थी, और जो कॉन्फ्रेंस हुआ था बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस 1961 में, जिसमें फर्स्ट समिट थी किसकी, नॉन अलाइंड मूवमेंट को, उसके बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने 27 पॉइंट डिक्लेरेशंस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें नॉन अलाइंड मूवमेंट कंट्री को भी क्या किया गया था, तो इनवाइट किया गया था। फिर हमने उन बातों पे डिस्कस किया था, उन घटनाओं, उन इवेंट पे डिस्कस किया था, जिससे जो नॉन अलाइंड मूवमेंट है उसको क्या मिली थी, स्ट्रेंथ मिला था।
फिर हमने क्या डिस्कस किया था लेक्चर 4 में, जो फिर लेक्चर 4 में हमने ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और उसके जो मेन क्लियरिफाइड थे, ये हमने लेक्चर 4 में डिस्कस किया था। और फिर डेवलपमेंट ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट भी हमने लेक्चर 4 में ही डिस्कस किया था। लेक्चर 5 में हमने क्या डिस्कस किया था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के बारे में डिस्कस किया था लेक्चर 5 में। ये हमने किया था लेक्चर 5। फिर क्या डिस्कस किया था हमने लेक्चर 5 में, जो नॉन अलाइंड समिट्स थे, जो इंपॉर्टेंट समिट्स थे, उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम एक लास्ट जो समिट हुआ था 16, जो कि 2012 में था, उसको हम डिस्कस करेंगे। वो भी टोटल जो 16 समिट्स हुए थे उनमें से एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। फिर हमने इंडिया एंड कोल्ड वॉर के बारे में डिस्कस किया था कि कोल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया का क्या रोल रहा था। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि कोल्ड वॉर के ड्यूरेशंस में अमेरिका के लिए इंडिया की क्या पॉलिसीज थी। फिर किस एक्टर में, मतलब किस कॉरपोरेशन एरिया बिटवीन टू नेशंस यानी कि यूएसए और इंडिया के बीच में जो कोऑपरेटिव एरियाज थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि जो हमारा कोल्ड वॉर ड्यूरेशन है उस टाइम पे इंडिया की क्या पॉलिसी थी सोवियत संघ यूनियन से। तो ये सब चीजें हमने ऑलरेडी लेक्चर 5 में डिस्कस किया था। आज हम लेक्चर 6 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा चैप्टर 7, तो सॉरी चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमने इसमें 20 ईयर ट्रीटी के बारे में डिस्कस किया था। फिर अफगानिस्तान के अंदर रशिया के द्वारा जो इंटरफेयर था उसको डिस्कस किया था। फिर हमने क्या डिस्कस किया था, एक इसी के बेस पे क्या है क्रिटिसाइज भी किया गया था किसका, नॉन अलाइंड मूवमेंट का, वो आज हम डिस्कस करेंगे। फिर हमने गोपरचेब के द्वारा जो हमारी जो फर्स्ट ह्यूमन यानी कि फीमेल प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी, उनको शांति पुरस्कार दिए, ये भी हमने डिस्कस किया था। फिर आज हम डिस्कस करेंगे कि जो कोल्ड वॉर के टाइम यानी कि 1945 से लेकर के 1991 तक में किस तरीके से जो हमारी नॉन अलाइंड मूवमेंट था, या हम कह सकते हैं जो हमारा फॉरेन पॉलिसी था, किस तरीके से वो हमारे इंटरेस्ट को आगे बढ़ाया, उस पर डिस्कस करते हैं। यानी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था 1945 में, और तभी से क्या हुआ था, एक नया वॉर स्टार्ट हुआ था जिसको हमने कहा था कोल्ड वॉर। क्या कहा था, कोल्ड वॉर। जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया तो उस टाइम पे जो दो सुपर पावर्स नेशंस थे, जो दो सुपर पावर नेशंस थे, कौन कौन से, एक था हमारा यूएसए और दूसरा था हमारा यूएसएसआर। तो उस टाइम पे जितने भी जो नेशंस थे वो क्या कर रहे थे, दोनों दो ब्लॉक्स में से हर एक नेशंस एक ना एक ब्लॉक्स यानी कि ग्रुप को ज्वाइन कर रहा था। आपको मैंने ये भी बताया था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था 1945 में, तो एशिया एंड अफ्रीका में बहुत से ऐसे नेशंस उभर के आए जो न्यू इंडिपेंडेंस नेशंस थे, और वो अपने आप को इंडिपेंडेंस रखने के लिए उन्होंने किया है, ना तो यूएसएसआर के ब्लॉक्स में शामिल हुआ था ना यूएसए के ब्लॉक्स में। वो क्या रहते कि कहा था कि हम दोनों सुपर पावर्स के ग्रुप में शामिल नहीं होंगे, हम अपना एक खुद ही इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो उसको फिर क्या कहा गया था, तो जो नॉन अलाइंड मूवमेंट की जो नेशंस थे उन्हें थर्ड वर्ल्ड का नाम मिला था, यानी कि तीसरी दुनिया का नाम दिया गया था। जबकि जो यूएसए के फेवर में थे, यानी कि जो एंग्लो यूएसए ब्लॉक्स थे, एंग्लो अमेरिकन ब्लॉक्स, उसको क्या नाम दिया गया था, उसको कहा गया था फर्स्ट वर्ल्ड। और जो आपके सोवियत यूनियन में थे उनको क्या कहा गया था, उनको कहा गया था सेकंड वर्ल्ड। क्यों, क्योंकि कोल्ड वॉर के टाइम पे क्या है, हमारा जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स था वो कितने कॉमों में डिवाइडेड हो गया था, टू कॉमों में, यानी कि टू ग्रुप्स में डिवाइडेड था। लेकिन जैसे ही एशिया और अफ्रीका में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कुछ न्यू इंडिपेंडेंस नेशंस इमर्ज होकर के आए, उन्होंने कहा था कि ना हम सोवियत ब्लॉक में जाएंगे ना हम अमेरिकन ब्लॉक में जाएंगे, हम इंडिपेंडेंस रहेंगे, यानी कि हम नॉन अलाइंड मूवमेंट रहेंगे। तो उन्हें क्या कहा गया था, थर्ड वर्ल्ड। तब इन्हें तीसरी दुनिया का नाम दिया गया। तो जो नॉन अलाइंड मूवमेंट
अगर हम बात करते हैं, जब हमने नॉन अलाइंड मूवमेंट की पॉलिसी रखी तो उसके वजह से क्या है, हमें दोनों ब्लॉक से यानी कि अमेरिकन ब्लॉक से भी और रशियन ब्लॉक से भी, यानी कि जिसे हम सोवियत ब्लॉक्स कहते हैं, डेवलपमेंट के लिए हमें सपोर्ट मिला। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी कोल्ड वॉर के टाइम पे, उसने हमारे इंटरेस्ट को क्या किया था, आगे पुश किया, यानी कि आगे बढ़ाया। क्योंकि जैसे देखिए, अमेरिकन, जर्मनी, फ्रांस, यानी कि फ्रांस, जर्मनी, अमेरिकन, ये किस में थे, यानी कि यूएसए के ब्लॉक्स में थे, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड में जो कह सकते हैं, इसे मित्र राष्ट्र कहते थे। और रसिया क्या था, इनके अपोजिट में था। तो हमें कोल्ड वॉर के टाइम पे इन सभी कंट्रीज से अपने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ हेल्प मिला। तो इस तरीके से जो हमारी फॉरेन पॉलिसी रही थी नॉन अलाइंड मूवमेंट की, यानी कि कोल्ड वॉर के टाइम पे, तो उसने हमारे इकोनॉमिक्स के लिए काफी कंट्रीब्यूट किया था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी वो हमारे इंटरेस्ट को आगे पुश करती है। फिर अगर हम बात करते हैं कि कोल्ड वॉर के टाइम पे जो ये हमारी पॉलिसी थी, इसमें क्या था, आर्म्स को क्या करना था, अवॉइड करना था। यानी कि आप ये समझिए कि कोल्ड वॉर का जो एक रीजन हमने डिस्कस किया था वो क्या था, स्ट्रगल फॉर पावर भी था। क्यों? क्योंकि स्ट्रगल फॉर पावर का मतलब है कि जो दोनों सुपर नेशंस हैं, जो हमारा यूएसए और यूएसएसआर है, वो क्या कर रहे थे, अपनी कंट्री के जो मोस्ट ऑफ द जो रिसोर्सेस थे वो किस पे यूज कर रहे थे, वेपन्स को बनाने में यूज कर रहे थे। यानी कि वो अपना विश्व स्तर पे क्या चाहते थे, वर्ल्ड लेवल पे क्या करना चाहते थे, अपना दबदबा स्थापित करना चाहते थे। तो जो नॉन अलाइंड मूवमेंट के जो नेशंस थे, यानी कि आप कह सकते हैं जो न्यू इंडिपेंडेंस नेशंस थे आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई हमारी कंट्री में जो भी रिसोर्सेस है, हम उसको वेपन्स पे ना लगा करके हम उसको किसके लिए लगाएंगे, पीपल्स के लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए लगाएंगे। तो एक इस तरीके से क्या हुआ था, तो हमारी जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो पॉलिसी थी, यानी कि जब हमने दोनों महाशक्तियों में शामिल होने से मना कर दिया, इसका एक कारण ये भी था कि हम अपने रिसोर्सेस को कहाँ यूज करने चाहते हैं, तो पीपल्स की लाइफ के इम्प्रूवमेंट में। तो जिस वजह से हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो क्या थी, उसके उसको एक एडवांटेज मिला, और उसने हमारी जो विदेश नीति थी, फॉरेन पॉलिसी थी, उसको क्या किया था, एक, हाँ, हमारे हितों को उसने आगे बढ़ाया था। अब थर्ड रीजन जो है, थर्ड रीजन में क्या है कि इंडिया मेड फ्रेंडली रिलेशंस बोथ ग्रेट पावर। यानी कि उस टाइम जब हमारा नेशंस आजाद हुआ 1947 में, तो उस टाइम हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशंस थी वो क्या थी, काफी ज्यादा खराब थी। तो जिसके वजह से इंडिया, जो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो ऐसी थी कि हम दोनों कंट्री के साथ क्या है, फ्रेंडली रिलेशंस चाहते हैं, जिसकी वजह से हम अपना डेवलपमेंट कर सके। और ऐसा हुआ भी था। हमने दोनों नेशंस के साथ क्या किया था, फ्रेंडली रिलेशंस को डेवलप किया था, दोनों नेशंस के साथ हमने ट्रेड किया था, ट्रस्ट रखा था, और जिसके वजह से हम क्या कर पाए, तो विश्व लेवल पे एक, वर्ल्ड लेवल पे पीस सिक्योरिटी करने में क्या रहे, कहीं ना कहीं हमारी भी एक इम्पोर्टेंट रोल रही थी। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा जो विश्वास था वो विश्व विजेता बनने की कोशिश नहीं, विश्व विजेता बनने की कोशिश नहीं थी, बल्कि विश्व लेवल पे यानी कि वर्ल्ड लेवल पे सिक्योरिटी और पीस स्टेब्लिश था। तो जिसकी वजह से हमने दोनों में से किसी भी सुपर पावर का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया था। तो एक हमारी ऐसी फॉरेन पॉलिसी थी। फोर्थ पॉइंट में अगर देखते हैं तो, तो इंडिया के द्वारा नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी कि नॉन अलाइंड दोनों देशों, दोनों सुपर पावर में से में को एक को भी शामिल ना करने की वजह से भी क्या है, तो इसने निष्पक्ष होके इंडिया के द्वारा क्या है, दोनों देशों के जो दोनों सुपर पावर्स हैं उनका क्या किया गया था, क्रिटिसाइज किया गया था। या आप सीधा सीधी कह सकते हैं कि जो नॉन अलायंस मूवमेंट था, जिसके वजह से हम दोनों में से किसी के ग्रुप में शामिल नहीं हुए थे, तो इसका मतलब ये नहीं था कि हम वर्ल्ड के किसी एक कोने में जाकर के बैठ जाए और चुपचाप से देखते रहें कि वर्ल्ड पे हो क्या रहा है, या हमारा जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसमें ऐसा कोई इंटरेस्ट ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम बस विश्व वर्ल्ड लेवल पे क्या चाहते थे, पीस चाहते थे, जिसकी वजह से हमने क्या किया था, दोनों सुपर पावर में से किसी का भी ग्रुप शामिल यानी कि ज्वाइन नहीं किया था। लेकिन फिर भी हमने क्या किया था, एक निष्पक्ष होकर के
जिसकी मेरिट और डिमेरिट देख करके हमने उसका क्रिटिसाइज किया था। अब जैसे देखिए सुएज कैनाल के लिए भी हम जो कि 1956 में सुएज कैनाल के लिए क्या है मिस्र पर अटैक किया गया, तो हमने उस पे क्रिटिकली इजिप्ट पे सॉरी किस पे इजिप्ट पे, तो उसमें हमने इजिप्ट का सपोर्ट किया और क्रिटिकली यानी कि स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया था वेस्टर्न कंट्री ब्रिटेन और फ्रांस का। फिर जैसे क्यूबा मिसाइल क्राइसिस में क्या था, इंडिया की जो पॉलिसी थी वो क्या थी, उसको और ज्यादा बढ़ावा नहीं देना था, इसीलिए क्यूबा मिसाइल क्राइसिस में जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थी वो क्या थी, यह रही थी कि वह संकट युद्ध को क्या कर सके, रूप का ग्रहण ना लेने दे, क्या ना ग्रहण कर ले। इसी प्रकार से जब अफगानिस्तान में सोवियत के द्वारा इंटरफेयर किया गया था, तो उसमें भी इंडिया के द्वारा क्या किया गया था, तो सोवियत ट्रूप्स का क्या किया गया था, स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया गया था। तो इसका मतलब ये था कि भाई हम जब दोनों नेशंस में शामिल नहीं हैं, हमारा एक नॉन अलाइंड मूवमेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हमने मेरिट और डिमेरिट के बेसिस पे किया है, तो किसी को प्रमोट किया था और तो स्ट्रांगली क्रिटिसाइज भी किया था, उसका ये एग्जाम्पल्स है। अब एग्जाम्पल देख सकते, तो इस तरीके से जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी ड्यूरिंग कोल्ड वॉर ड्यूरेशन, तो इसने हमारे इंटरेस्ट को इसी तरीके से आगे फॉरवर्ड किया था, यानी कि आगे बढ़ाया था। अब बात करते हैं कि नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी की जो क्रिटिसिज्म है उसके बारे में। तो अगर हम बात करते हैं जो नॉन अलाइंड मूवमेंट की जो क्रिटिसाइज किया जाता है, वो दो मेन पॉइंट पे क्रिटिसाइज किया जाता है। अब जैसे देखिए वो दो, पहला पॉइंट ये कहता है कि जो नॉन अलाइंड मूवमेंट था ना, उस वो क्या है कि दोनों सुपर पावर्स के सामने वो अपनी वीकनेस को छुपाना चाहता था और अपनी हेल्पनेस को वो क्या चाहता था, छुपाना चाहता था। एक इस बेस पे पहला क्रिटिसाइज किया गया था, यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट पॉलिसी की क्रिटिसाइज करने वाले पर्संस ने पहला पॉइंट ये दिया कि जितने भी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो नेशंस इंडिपेंडेंस, न्यू नेशंस इंडिपेंडेंस होकर के आए, वो क्या कर रहे थे, दोनों सुपर पावर्स के ब्लॉक्स में शामिल यानी कि ग्रुप्स में शामिल ना हो करके वो अपने हेल्पनेस और वीकनेस को क्या करना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, यानी कि वो छुपाना चाहते हैं। एक इस बेस पे किया था। दूसरा जो क्रिटिसाइज किया गया था नॉन अलाइंड मूवमेंट में, उसमें ये तर्क दिया गया था कि जो नॉन अलाइंड मूवमेंट के जो नेशंस हैं, वो यूएसए के प्रति अपना जो रुख है यानी कि जो ट्रीटमेंट है वो हार्श है, यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट नेशंस का जो ट्रीटमेंट है यूएसए के तरीके वो कैसा है, हार्श ट्रीटमेंट है, यानी कि मतलब कह सकते हैं कि अमेरिका के द्वारा के प्रति कैसा रुख है, तो रूखे व्यवहार अमेरिका के प्रति रखते हैं। जबकि कहा गया था कि जबकि सोवियत ब्लॉक के लिए जो नॉन अलाइंड मूवमेंट के जो नेशंस हैं, उनका जो ट्रीटमेंट है वो कैसा है, सॉफ्ट है। तो एक इस बेस पे किया गया था, और इसका बेस क्या माना गया था कि जब 1971 में 20 ईयर्स ट्रीटी इंडिया के द्वारा साइन किया गया था, 20 ईयर ट्रीटी, तो जिसमें यूएसए ब्लॉक्स के द्वारा कहा गया था कि अब इंडिया सोवियत ब्लॉक में शामिल हो गया, जबकि ऐसा नहीं था। तो एक इस बेस पे भी क्या है, क्रिटिसाइज किया गया था किसका, नॉन अलाइंड मूवमेंट का। अब क्रिटिसाइज करने वाले व्यक्ति को जो नॉन अलाइंड मूवमेंट के फेवर में थे, उन्होंने उनको रिप्लाई देते हुए कहा था कि हमने जो नॉन अलाइंड मूवमेंट रखा है, यानी कि हमने जब दोनों सुपर पावर्स के ग्रुप को शामिल नहीं किया, तो इसका ये दोनों कारण नहीं है। इसका जो मेन कारण है, यानी कि जो नॉन अलाइंड मूवमेंट पॉलिसी अडॉप्ट करने का जो मेन कारण है, वो क्या है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेस हैं, हम उसको वेपन्स इंक्रीज करने में नहीं लगा सकते। हमें पब्लिक के लाइफ इंप्रूवमेंट के लिए, हेल्थ, एजुकेशन और फूड के लिए अपने रिसोर्सेस को यूज करना है। तो यानी कि आप ये देखिए कोल्ड वॉर जो था, कोल्ड वॉर में क्या था, कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन में जितने भी जो सुपर पावर्स थे, यानी कि जो हमारे दो सुपर पावर थे, वो अपने रिसोर्सेज को क्या कर रहे थे, किसमें यूज कर रहे थे, तो वेपन्स को प्रोड्यूस यानी कि वेपन्स इंक्रीज करने में लगा रहे थे। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट के फेवर में रहने वाले पर्संस ने ये कहा कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है, यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट अडॉप्ट करने का जो पहला कारण है वो ये है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है,
हम उसको वेपन्स में नहीं लगाएंगे, बल्कि पीपल्स के लिए, हमारी कंट्री के जो पीपल्स हैं उनके फूड, एजुकेशन और हेल्थ पर लगाएंगे। पहला कारण फिर ये दिया गया था। फिर उन्होंने दूसरा कारण देते हुए ये कहा कि जो सेकेंडली दूसरा कारण था, उनको उन्होंने कहा था कि जो नॉन अलाइंड मूवमेंट अडॉप्ट करने का जो हमारा डिसीजन था, वो ये था कि हम ना तो अमेरिका की पूछ बनना चाहते हैं, ना रसिया की पूछ बनना चाहते हैं। हम न्यू इंडिपेंडेंस है और हम अपनी स्वतंत्रता को एंजॉय, यानी कि हम अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो स्वतंत्रता मिली है, यानी कि जो आजादी मिली है, वो काफी लंबे संघर्षों के बाद मिली है। जब इंडिया और रसिया के द्वारा जो 1971 में जो ट्रीटी किया गया था, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान ने क्या किया था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हुआ था, उसमें पाकिस्तान का सपोर्ट किसके द्वारा किया गया था? यूएसए के द्वारा किया गया था। और इंडिया का सपोर्ट किसके द्वारा किया गया था? रसिया का सपोर्ट किया गया था। जिसके वजह से इंडिया को क्या है, एक सपोर्ट, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड हुआ था। तो इसीलिए फिर क्या है, एक ट्रीटी साइन की गई थी, जो कि बांग्लादेश क्राइसिस था। यानी कि 1971 वॉर में ही क्या था, तो ईस्टर्न पाकिस्तान क्या बना था? बांग्लादेश। ईस्टर्न पाकिस्तान एक नया राष्ट्र बना था, जो बना था बांग्लादेश। और जिसको सबसे पहले बांग्लादेश एज ए नेशन किसके द्वारा माना गया था? वो माना गया था भूटान के द्वारा। और दूसरे बात, फिर उसके बाद इंडिया के द्वारा ये मान लिया गया कि बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट नेशन है। तो जिसकी वजह से यूएसए और चाइना इस बात को ये समझ गया कि इंडिया पे मिलिट्री एक्शन नहीं लिया जा सकता है। टुडे वी आर पासिंग थ्रू द एरा ऑफ न्यूक्लियर एज। यानी कि फिर तीसरा रीजन ये बताया गया है कि आज हम क्या है, न्यूक्लियर एरा से गुजर रहे हैं, के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में क्या है, शांति और बात करते हैं कैसे, ऐसे में पीस एंड को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी ही क्या है, दुनिया को महाविनाश से बचा सकती है। तो जिन लोगों ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो क्रिटिसाइज किया गया था, तो उनको ये सारी थिंकिंग्स बताई गई थी कि उन्होंने किन कारणों से क्या है, नॉन अलाइंड मूवमेंट को पॉलिसी अडॉप्ट की है। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एंड इट्स कंट्रीब्यूशंस टू द डेवलपमेंट एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एशिया और अफ्रीका में क्या है, कुछ नए नेशंस इमर्ज होकर के आए थे। और कोल्ड वॉर के समय पे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था दोनों सुपर, यानी कि जो दो सुपर पावर्स थी, मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो दो सुपर पावर थी हमारी, कौन कौन सी थी? वो थी हमारा एक यूएसए यानी कि अमेरिका, एंड यूएसएसआर जो कि आज के टाइम पे क्या है, रसिया है। यानी कि जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ 1991 में, और 15 नए राज्यों में यूएसएसआर का क्या हो गया था, विघटन हो गया। और उसके बाद यूएसएसआर का उत्तराधिक, यानी कि उत्तरदायित्व किसके हाथ में चला गया? रसिया के हाथ में चला गया। जिसकी वजह से आज भी हम क्या कर रहे हैं, इसको रसिया के नाम से जानते हैं। तो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई और कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद जो एशिया और अफ्रीका में जो नए नेशंस इमर्ज होकर के आए थे, इंडिपेंडेंस नेशंस इमर्ज होकर आए थे, उन्होंने इन दोनों सुपर पावर्स के ग्रुप में शामिल होने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डर था इस बात का कि यदि हम दोनों में से किसी भी एक ग्रुप में अगर शामिल होंगे, तो हमें फिर से क्या बना लिया जाएगा? कॉलोनियल बना लिया जाएगा, यानी कि फिर से गुलाम बना लिया जाएगा। और हमने बड़ी लंबी संघर्ष और लड़ाइयों के बाद हमने अपने आप को इंडिपेंडेंस रखा है। तो इसीलिए उन्होंने दोनों जो सुपर पावर्स हैं उसके ग्रुप में शामिल होने से मना कर दिया, उसका अपोजिशन रखा। यानी कि उन्होंने बोला कि हम नॉन अलाइंड की पॉलिसी अडॉप्ट करके रखें और हम नॉन अलाइंड रहेंगे, और उसी को कहा गया थर्ड वर्ल्ड वॉर, यानी कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तो उसके बाद कोल्ड वॉर टाइम पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा वर्ल्ड था वो कितने ग्रुप पॉलिसीज में डिवाइड हो गया था, तीन पॉलिसीज में। तीन हम, यानी कि कोल्ड वॉर के टाइम पे 1945 से लेकर के 1991 में हमारा जो वर्ल्ड था वो तीन पार्ट में डिवाइडेड था। फर्स्ट वाली, यानी फर्स्ट वर्ल्ड जिसमें हमारा एंग्लो अमेरिकन ब्लॉक्स थे। सेकंड में हमारा यूएसएसआर यानी कि सोवियत ब्लॉक्स था।
और थर्ड जो हमारा वर्ल्ड था वो निकल के आया हमारा किसका, नॉन अलाइंड मूवमेंट। यानी कि 1961 में जैसे ही फर्स्ट कॉन्फ्रेंस समिट हुआ था नाम का, और इसमें लोगों ने जितने भी जो न्यू नेशंस थे उन्होंने अपनी अपनी जरूरतें रखी, वर्ल्ड का कैसा, वर्ल्ड पे कैसे पीस स्टेब्लिश की जा सकती है, सिक्योरिटी कैसे की जा, यानी कि जिस नेशंस के द्वारा इन दोनों सुपर पावर्स के ग्रुप को ज्वाइन करने से मना कर दिया गया, तो उस टाइम फिर हमारे वर्ल्ड पे जो दो ग्रुप में बटे हुए थे वो अब कितने ग्रुप में हो गए, 3 ग्रुप में हो गए। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे नॉन अलाइंड मूवमेंट की सबमिट होती गई उसमें जो नेशंस के जो मेंबर्स हैं उसकी भी संख्या क्या हो गई थी, बढ़ती चली गई थी। थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैड टू स्ट्रगल अ लॉट टू गेट देयर इंडिपेंडेंस, यानी कि जो हमारा थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, थर्ड वर्ल्ड नेशंस भी कह सकते हैं आप इसे, यानी कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो इंडिपेंडेंस होकर के आए थे, उन्होंने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की, नाम, और क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था, बहुत सी लड़ाइयां लड़ी थी अपने इंडिपेंडेंस के लिए, और वो उसी को बरकरार रखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की, नॉन अलाइनमेंट, यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट की पॉलिसी उनके द्वारा अडॉप्ट की गई। तो क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी जो स्वतंत्रता है वो दोबारा से क्या हो, कॉलोनियल यानी कि उपनिवेशवाद में बदल जाए। और उन्हें बहुत ज्यादा प्राउड था किसके लिए, अपने इंडिपेंडेंस के लिए। क्यों? क्योंकि उसके लिए उन्होंने काफी ज्यादा संघर्ष किया था। दे आर नॉट रेडी टू डांस ऑन द फिगर ऑफ एनी सुपर पावर, फिर उनके द्वारा कहा गया कि हम दोनों सुपर पावर्स की हाथ की पुतलियां या उनकी उंगलियों पे के इशारे पे नाचना नहीं चाहते। नॉन अलाइंड मूवमेंट स्ट्रांगली अपोज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ट्रैकल एज द रिजल्ट ऑफ व्हाइट रूलर कम इनटू द एंड ऑफ साउथ अफ्रीका एंड नामिबिया, यानी कि जो नॉन अलाइंड मूवमेंट के जो नेशंस थे उनके द्वारा स्ट्रांगली अपोज किया गया था, क्रिटिसाइज किया गया था जो कलर डिस्क्रिमिनेशन है, जो कि हमें कहा साउथ अफ्रीका और नामिबिया में देखने को मिला था। उसका उनके द्वारा जो नस्लीय अलगाववाद है उसका भी उनके द्वारा कड़ा विरोध किया गया था। जैसे कि आप देख सकते हैं जो कलर डिस्क्रिमिनेशन था वो व्हाइट पीपल और ब्लैक पीपल में आपको कहाँ देखने को मिलता, साउथ अफ्रीका में। इसको हमने क्लास 9 के एनसीईआरटी में ब्रीफली डिस्कस किया, आप वहां पे जाकर एक बार। फिर द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट वाज दैट द थर्ड वर्ल्ड कंट्री कीप्ट गेटिंग unconditional capital and technical knowledge from all the big country of the world for their economic development, यानी कि जो नॉन अलाइंड मूवमेंट की जो नेशंस थे, यानी कि जो तीसरी दुनिया के जो लोग थे, उसके लिए हम कह सकते हैं उनके आर्थिक विकास के लिए दुनिया के जो सबसे बड़े देश जो बिना शर्त यानी कि पूंजी और तकनीकी ज्ञान उन्हें मिलता रहा था, एक सबसे बड़ा एडवांटेज था इनके लिए। क्यों? क्योंकि भाई जब दोनों सुपर पावर्स के द्वारा ये देख लिया गया कि भाई ये किसी भी नेशंस को ज्वाइन नहीं कर रहे, इनके लिए डेवलपमेंट फर्स्ट है, इनके रिसोर्सेस में, यानी कि ये रिसोर्सेस अपनी कंट्री के नेशंस के डेवलपमेंट में करना चाहते हैं, तो दोनों सुपर पावर्स के द्वारा इन्हें काफी ज्यादा एड, इकोनॉमिकल हेल्प इन्हें मिलता रहा था, और ये सबसे बड़ा अचीवमेंट था किसके लिए, नॉन अलाइंड मूवमेंट वालों के लिए। अब बात करते हैं किसके बारे में, प्रिवलेंस ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो क्या आज के टाइम पे प्रासंगिकता है या नहीं, ये क्वेश्चंस आपसे 5 नंबर में पूछा जा सकता है, जो स्टूडेंट सीबीएसई से इस साल अपना 12th का बोर्ड का पेपर देंगे, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि मेरे टाइम में यहाँ से डायरेक्ट एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए कि आज के टाइम पे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो प्रासंगिकता है वो किस तरीके से। अब कोल्ड वॉर इज ओवर, जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया यानी कि समाप्त हो गया, जब यूएसएसआर का विघटन हो गया था, कितने नेशंस में, 15 राज्यों में यूएसएसआर का क्या हुआ था, तो विघटन हो गया था। के बाद संसार में क्या है, सिर्फ एक नेशंस का पावर इमर्ज निकल के आया था, वो किसका था, यूएसए का। क्यों? क्योंकि उसके बाद यूएसए को टक्कर देने वाला कोई भी नेशन दुनिया में नहीं बचा। तो जो हमारी बायोपोलरिटी थी वो अब किस पे कन्वर्ट हो गई, वो एक ध्रुवीयता होकर के रह गया, यानी कि
पोलर वो बन के रह गया। अब प्रश्न ये आता है कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन में अब क्या अप्रासंगिकता हो गई, या अथवा आज भी हमें जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है क्या अभी भी उसका महत्व है। तो एक स्टेटमेंट इस तरीके से बना करके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहले हम देखते हैं कि जो नॉन अलाइंड मूवमेंट आल्सो टॉक्स पुअर एंड स्मॉल कंट्री दैट दे कैन नॉट बी यूज्ड एज द पाउंड्स बाय बिग कंट्रीज। यानी कि जो नॉन अलाइनमेंट के जो नेशंस थे, जिसमें गरीब और छोटे-छोटे जो देश थे, वो देशों को उसने ये सिखाया कि वो जो पावरफुल नेशंस हैं, वो उनके पाउंड्स बन के, यानी कि वो बड़े मुल्कों के, यानी कि जो बड़े पावरफुल कंट्रीज़ हैं, उनके वो मोहरे की तरह इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। सबसे पहला एक डायरेक्शंस दिखाने का काम किया। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ने जो पहला काम किया, उसने ये किया कि जो जितने भी जो छोटे और जो पुअर स्मॉल नेशंस थे, उनको ये दिशा दिखाई कि वो बिना किसी बड़े नेशंस, यानी कि पावरफुल नेशंस के मोहरे बने बगैर भी वो क्या कर सकते हैं, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, अपने आप को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जा सकते हैं, यदि वो मिलकर रहे तो। अमेरिका जैसे जो सुपर पावर है, को उनकी बात सुननी पड़ेगी। ये बात किसके द्वारा छोटे-छोटे नेशंस को दिखाई गई, पुअर नेशंस को डायरेक्शन दिखाया गया, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट के द्वारा। तो हम इससे कह सकते हैं कि आज भी नॉन अलाइन्ड मूवमेंट क्या है, एक प्रासंगिकता, यानी कि उसकी एक इम्पोर्टेंस है। Second, issues such as that discriminate human right and environment are as the important today as they were when the non-aligned movement was founded. यानी कि अगर हम सेकेंड रीजंस की बात करें, जो भी हमारा डिस आर्गुमेंट, यानी कि निशस्त्रीकरण, जो हम ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज के बात करते हैं, तो आज के समय में भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कोल्ड वॉर ड्यूरेशन के टाइम पे था। जब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो नींव डाली गई थी 1961 में, यानी कि आप बात कर सकते हैं जैसे ही एशिया और अफ्रीका में जो न्यू इंडिपेंडेंस नेशंस इमर्ज होकर के आए, जिसमें अफ्रीका में, तो उनके द्वारा ये कहा गया कि कि हम नॉन अलाइंड मूवमेंट की पॉलिसी रखते हैं, यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो नींव रखी गई थी, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही रखी गई थी, लेकिन वो एग्जिस्टेंस में कब आया था, 1961 में। तो जब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो नींव रखी गई, जब उसको फाउंड किया गया, उस टाइम पे भी ये सारी चीजें इंटरनेशनल, जैसे टेररिज्म के बारे में बात की गई थी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय जो आतंकवाद को कुचल देने के लिए एक व्यापक योजना बनानी पड़ी थी। तो ये कह सकते हैं इसकी कुछ इम्पोर्टेंस है। थर्ड इम्पोर्टेंट की बात करते हैं, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की डिमांड भी किसके द्वारा की गई थी, तो नॉन अलाइनमेंट, यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट नेशंस के द्वारा ही की गई थी। तो इनकी एक ग्रेट पॉलिसी थी, जिसमें उनके द्वारा जो इमेजेस ऑन इकोनॉमिक रेदर देन पॉलिटिकल इश्यूज एस्टेब्लिश ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर इज वेरी नेसेसरी, यानी कि आर्थिक मामले पर ज्यादा जोर देने की नीति भी अपनाई गई थी 1962 के बाद। 1961 समिट का जो सेकेंड समिट हुआ था, उसके बाद क्या है, इनकी पॉलिसी बदलती गई। यानी कि फर्स्ट, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट समिट में, इनका फर्स्ट फोकस किस पे था, पॉलिटिकल इश्यूज पे था। और जैसे-जैसे इसकी सबमिट होती गई, इनके जो डिस्कशंस इश्यूज थे, प्रॉब्लम सॉल्यूशंस, वो सारी क्या हो गए, टाइम टू टाइम बदलते गए। तो जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की जो डिमांड रखी गई थी, वो कोल्ड वॉर के टाइम पे किसके द्वारा ही रखी गई थी, नॉन अलाइनमेंट नेशंस के द्वारा ही रखा गया था। The developed countries of the West have more control over the International Monetary Fund, वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। यानी कि आज भी हम देख सकते हैं कि जितने भी जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इस पे ज्यादा दबदबा, जिसका ज्यादा कंट्रोल किसका देखने को मिलता है, आपको वेस्टर्न कंट्री का देखने को मिलेगा, जिसमें स्पेशली यूएसए का। तो इसीलिए एक ऐसा मंच जरूरी था कि जहां जो विकासशील देश हैं, उनको अधिकारों की वो मांग को जोरदार ढंग से वो उठाया जा सके। तो इसीलिए नॉन अलाइनमेंट नेशंस के द्वारा क्या किया गया था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की डिमांड की गई थी।
तो इन तीन कारणों से क्या है कि जो हमारा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है वो रिवलेंस यानी कि प्रासंगिकता उसकी है। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, तो फोर्थ पॉइंट में क्या किया गया था, चेंजिंग सर्कमस्टेंस द अटेंडिंग ऑन द नॉन अलाइंड कंट्री टर्न टू हाउ टू मेक यूएन सिक्योरिटी मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड मोर डेमोक्रेटिक। यानी कि जो चौथे रीजंस में बात बताई गई, तो उसमें ये कहा कि जो बदलती चेंजिंग परिस्थिति है में गुटनिरपेक्ष देशों का ध्यान इस और गया कि जो हमारे यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको और भी ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए और उसको और ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाया जाए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें क्या है, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। कौन कौन से? जिसमें आपका एक तो यूएसए, दूसरा फ्रांस, तीसरा आपको देखने को मिलेगा ब्रिटेन, चौथा आपको देखने को मिलेगा चाइना और पांचवा देखने को मिलेगा रसिया। तो यही 5 परमानेंट मेंबर है और 10 परमानेंट अनपरमानेंट मेंबर देखने को मिलेंगे जो सिर्फ 2 साल के लिए चुने हुए जाते हैं। तो जो फोर्थ पॉइंट उन्होंने ये कर रखा कि भाई जो हमारे यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको और ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाओ और इसको और ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाओ, ये आज भी डिमांड की जा रही है, जो अभी तक एक्चुअली में अभी तक हुआ नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी इसकी डिमांड की जाती है। तो इन 4 पॉइंट से हम कह सकते हैं कि जो हमारा नॉन अलाइंड मूवमेंट है वो क्या है, एक रिलीवेंस है यानी कि प्रासंगिकता उसकी है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि क्या कि आज के टाइम पे भी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट प्रासंगिकता है, तो आप इन 4 पॉइंट को लिख सकते हैं, आपको एग्जामिनर एक अच्छे पॉइंट से मार्क्स दे देगा। अब बात करते हैं 16 समिट ऑफ नाम, यानी कि जो 16वां शिखर सम्मेलन हुआ था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट उसके बारे में। इसका जो बेसिक थीम था इस कॉन्फ्रेंस में वो क्या था, परमानेंट ग्लोब पीस थ्रू ज्वाइंट एफर्ट ऑफ ऑल कंट्रीज, यानी कि सभी देशों के इस साझा प्रयास से अस्थायी विश्व शांति, इसका क्या था, मेन थीम था, बेसिक थीम था इसका। जो भी नॉन अलाइंड मूवमेंट की जो कंट्री के जो लीडर्स थे उन्होंने अडॉप्ट किया जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस का क्या मतलब है कि नीति अपनाने का भी क्या किया उसमें आगाह, यानी कि अगेंस्ट में, जिसमें जैसे टेररिज्म के बारे में बात रखी गई थी कि हमें दुनिया में से आतंकवाद को क्या करना है, खत्म करना। साथ में विश्व आर्थिक संस्थान जैसे कि विश्व बैंक, जो हमारा वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो नीतियां हैं वो विकासशील देशों के हित को ध्यान में रखकर ही निर्धारित की जाए, इस बात पे भी बल दिया गया था। फिर उन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी बड़े बदलाव की वकालत की, क्योंकि मैंने भी बताया कि आज भी डिमांड की जाती है कि ये जो परमानेंट, जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इसको बढ़ाया जाए और इसको डेमोक्रेटिक मेथड में चेंज किया जाए। क्यों? क्योंकि जो अभी हम परमानेंट मेंबर की बात करते हैं तो इन पांचों में से यदि किसी भी एक नेशंस के द्वारा किसी भी मुद्दे को अगर खारिज किया जाता है, अबॉलिश किया जाता है, तो वो मुद्दा वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए बार बार इसकी डिमांड की जाती है कि इसको अब इस पावर को चेंज करके टाइम आ गया है कि आप इसको डेमोक्रेटिक बनाओ। तो ये मेन सारे थीम थे किसके, 16 जो हमारा सबमिट हुआ था और नाम था उसका। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अगला जो टॉपिक है कि क्या कुछ कमियां हैं हमारे नॉन अलाइंड मूवमेंट के और जिसकी बेस पे उसकी भी क्रिटिसाइज किया जा सकता है। पहले कमी की बात करते हैं, तो जो गुटनिरपेक्ष देश हैं, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो नॉन अलायंस नेशंस हैं, नॉन अलायंस के जो कंट्रीज है उनके द्वारा डिमांडेड की गई थी जो रिप्यूटेशन ऑफ नॉन अलायंस मूवमेंट, यानी कि गुटनिरपेक्ष देशों के आपसी झगड़ों और युद्ध से जो गुटनिरपेक्षता आंदोलन है की जो प्रतिष्ठा है उसको क्या हुई थी, क्षति पहुंची है। यानी कि ये समझिए कि आज के टाइम पे कितने मेंबर्स हैं, टोटल 120 मेंबर्स हैं। तो इन 120 मेंबर्स में क्या है, कुछ नेशंस ऐसे हैं जिनमें आपसी वॉर होती रहती है, जिसकी वजह से जो नॉन अलायंस मूवमेंट की जो रेप्यूटेशंस है वो क्या हो रही है, डैमेज हो रही है, क्या हो रही है, धीरे धीरे डैमेज होती जा रही है। एक इस बेस पे भी आप इसकी क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि भाई जो नॉन अलाइनमेंट नेशंस है उनकी आपसी झगड़े की वजह से क्या है, जो नॉन अलाइंड मूवमेंट की जो छवि है वो खराब होते जा रही है। इस संबंध में मुख्य रूप से हम भारत और पाकिस्तान के रूप में देख सकते हैं।
तंजानिया और युगांडा के बीच में हुई लड़ाइयों को देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं। जबकि पाकिस्तान नॉन अलाइनमेंट नेशंस का पार्ट नहीं है, फिर भी इंडिया के साथ जब वॉर हो रही है तो इसका क्या हो रहा है, एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो रिप्यूटेशन है उस पर क्या हो रही है, इसको डैमेज पहुंच रही है। क्यों? क्योंकि जब नॉन अलाइंड मूवमेंट की जो नींव रखी जा रही थी तो उसमें इंडिया सबसे एक फाउंडर मेंबर के रूप में थी। सेकेंड रीजन की बात करते हैं, जो हमारा नॉन अलाइनमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें की जो हमारी मेल मिलाप है उसकी कमी है। जैसे अफगानिस्तान में संकट की जो स्थिति है, इराक और अमेरिका आक्रमण और ईरान की जो न्यूक्लियर कार्यक्रम के बारे में भी क्या है, गुटनिरपेक्ष देश अलग नीतियां रहती है। कलेक्शन यानी कि कलेक्टिव ओनरशिप इज नॉट सीन ऑन द रिसोर्सेज ऑफ नॉन अलाइंड कंट्री। द इंटेंशन इज टू कलेक्ट देयर इकोनॉमिक एंड intellectual resources to create a fund that can be used for external poor countries। यानी कि गुटनिरपेक्ष देशों के जो संसाधन पर क्या है, सामूहिक स्वामित्व दिखाने को नहीं मिलता है। इसका मतलब यह है कि इसके आर्थिक और जो बौद्धिक संसाधन को इकट्ठा करने का ऐसा कोई फंड बनाया जाए जिसका उपयोग क्या है, अत्यंत गरीब देशों के लिए भी किया जा सकता है। ये कुछ कमियां हैं हमारे नॉन अलाइंड मूवमेंट के। With non-aligned countries were considered undeveloped and poor, but now it is not the same situations. India, Brazil, and South Africa have come along compared to many of the world poorest country। यानी कि गुट निरपेक्ष देशों के जो अविकसित और जो गरीब समझा जाता था, अब उनकी पहले जैसी स्थिति नहीं। जैसे कि आज हमें पता है कि वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमिक हमारी है, कितनी? तो 3 ट्रिलियन की। तो उस टाइम की सिचुएशंस और आज के टाइम की सिचुएशंस क्या है, उसमें काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं। तो दुनिया के अनेक गरीब देश की तुलना में जैसे कि भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका काफी आगे बढ़ चुका है। अपनी इस उन्नति को बरकरार रखने के लिए वे पश्चिम के उन्नत राष्ट्रों के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध वो रखना चाहते हैं। तो ये कुछ कमियां हैं किसकी, तो हमारी नॉन अलाइंड। तो फ्रेंड्स, इन 6 लेक्चर में हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया और जो सेकंड चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा द एंड ऑफ बायोपोलरिटी, यानी कि जो दो ध्रुवीयता का अंत, उसको हम चैप्टर सेकंड में डिस्कस करेंगे। किस तरीके से यूएसएसआर का विघटन हुआ, किस तरीके से एक यूएसए का विश्व लेवल पर वर्चस्व स्थापित हुआ, कौन कौन किस, यानी कि फिर आगे आगे जो हम डिस्कस करेंगे। तो इस सेकेंड वीडियो में हम क्या चैप्टर सेकेंड में क्या क्या डिस्कस करेंगे, सोवियत संघ की जो इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल व्यवस्था थी वो किस तरीके से थी, फिर गोवर्चेप ने किस तरीके से सुधार के लिए बाध्य किए गए, फिर इसमें हम टॉक थेरेपी के बारे में डिस्कस करेंगे, सोवियत संघ के विघटन के यानी कि पार्टिसिपेशन के क्या कारण थे, ये सब चीजें हम चैप्टर सेकेंड में डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम चैप्टर सेकंड डिस्कस करेंगे तो उससे पहले अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, तब जाके हम अपने चैप्टर सेकंड को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।